हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सीखने की दुनिया में। आज हम कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक उत्सर्जन पढ़ने वाले हैं। उत्सर्जन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आज इस वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। ये जीव विज्ञान के पहले चैप्टर जैव प्रक्रम का एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो चलिए समय ना गंवाकर सीधा स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप चित्र देख रहे होंगे, एक मुख्य रूप से हमें इसी के बारे में पढ़ना है, लेकिन इससे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन क्या है? एक्सक्रेशन इसे इंग्लिश में कहेंगे। उत्सर्जन है क्या? शरीर के अंदर कुछ हानिकारक, शरीर के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं। उन जैविक क्रियाओं में कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं शरीर के अंदर जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है। अब शरीर के अंदर ऐसे पदार्थ बन चुके हैं जिनकी ज़रूरत हमें नहीं है, तो उन्हें शरीर से बाहर निकाला जाएगा। तो वो पदार्थ हैं क्या जो शरीर के अंदर हैं? एक प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या है? शरीर के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ यानी खराब पदार्थ हैं, शरीर के अंदर उनकी ज़रूरत नहीं है, उन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या है? उत्सर्जन। तो उत्सर्जन से संबंधित हमारे शरीर में कई अंग पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम इसमें किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ये संरचना जो दिख रही है किडनी, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कई उत्सर्जी अंग होते हैं। उत्सर्जन का मतलब आप समझ गए। अब इसमें आप एक शब्द सुन रहे हैं क्या? उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग किसे कहेंगे? ऐसे अंग जिसके द्वारा उत्सर्जन किया जाए या जिन अंगों के द्वारा शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाए, वो अंग क्या है? उत्सर्जी अंग। जैसे किडनी क्या है? एक प्रकार का उत्सर्जी अंग। यह करता क्या है? मूत्र का निर्माण करता है। मूत्र एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है, तो किडनी क्या करता है? मूत्र का निर्माण करता है, इसे शरीर के बाहर निकाला जाएगा। तो उत्सर्जी अंग आप समझ गए होंगे कि जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करते हैं या बाहर निकालने का कार्य करते हैं। और उत्सर्जी पदार्थ किन्हें कहेंगे? जिन पदार्थों का उत्सर्जन किया जाएगा या जो पदार्थ शरीर से बाहर निकाले जाएंगे वो क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। ये समझ गए आप? एक तो समझ में आ गया कि किडनी क्या है, एक उत्सर्जी अंग। इनके अलावा कुछ उत्सर्जी अंगों के नाम और, जैसे फेफड़ा भी क्या है? एक प्रकार का उत्सर्जी अंग ही है। श्वसन में सहायता करता है, श्वसन अंग भी है, लेकिन उत्सर्जन में भी कुछ सहायता करता है, क्योंकि हम जब गैसों को छोड़ते हैं वायुमंडल में श्वसन के दौरान, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला कहाँ से? फेफड़े से। तो फेफड़ा क्या है? एक प्रकार का उत्सर्जी अंग। ठीक इसी प्रकार का ये भी क्या है? उत्सर्जी अंग। जैसे त्वचा से हमारे निकलता रहता है पसीना। पसीना क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है, शरीर के अंदर से बाहर निकल रहा है, तो मतलब त्वचा क्या हो गया? उत्सर्जी अंग, क्योंकि ये क्या कर रहा है? पसीने को बाहर निकाल रहा है। लीवर हो गया, ये भी क्या है? उत्सर्जी अंग। तो यहाँ हम उन सब के बारे में नहीं पढ़ेंगे, कि केवल किसके बारे में पढ़ेंगे? किडनी के बारे में। उत्सर्जी अंग समझ गए आप, उत्सर्जन की परिभाषा समझ गए आप। अब प्रश्न पूछेगा या तो पूछ ले उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन संबंधी अंगों पर टिप्पणी कीजिए, तो भी हमें इसके बारे में डिटेल से लिखना है। या कहेगा मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, फिर भी हमें या इसी के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं कि मुख्य रूप से किडनी के बारे में, इसी के बारे में लिखना है। या ये भी पूछ ले कि मूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो भी हमें इसी के बारे में लिखना है जो हम पढ़ने वाले हैं। इन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ परिचय। उत्सर्जन कहा जाए या कहा जाए उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का मतलब उत्सर्जन से संबंधित जितने भी अंग पाए जाएंगे सब मिलकर कार्य करेंगे, उन सबको सम्मिलित रूप से किसके अंतर्गत रखा जाएगा? उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत। जैसे ये पूरा सिस्टम किसके अंतर्गत आएगा? उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत। इसमें जो भी संरचनाएं दिख रही हैं सभी संरचनाएं आएंगी। तो या उत्सर्जन तंत्र पर टिप्पणी कह दे, उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए ये कह दे, तो हमें ये चित्र भी बनाना है, इसके बारे में डिटेल से भी लिखना है। तो उत्सर्जन की परिभाषा लिखने के बाद हम ये लिखेंगे कि मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? किडनी। किडनी क्या करता है? मूत्र का निर्माण करता है।
इसके बारे में हम कुछ परिचय जान लेते हैं। किडनी के आकार के बारे में, इसकी संख्या कितनी दिखाई दे रही है? 2। ये तो सामान्य सी बात है, किडनी की संख्या कितनी है? 2। अब किडनी में ये आप संरचना देख रहे हैं, एक ये प्रकार की नली, ठीक इसी प्रकार की यहाँ भी नली है। 2 नलियां देख रहे होंगे, इन नलियों का नाम क्या है? मूत्र वाहिनी। तो मूत्र वाहिनी क्या है? किडनी से निकलने वाली एक नलिका। ये कहां पर खुल रही है? मूत्र वाहिनी किसके अंदर आई है? ये जो संरचना दिख रही है ये पूरी, इस संरचना को कहते हैं मूत्राशय। तो मूत्र वाहिनी किसके अंदर खुल रही है? मूत्राशय के अंदर। एक तरफ किससे जुड़ी हुई है? किडनियों से जुड़ी हुई है। यहां से किडनी के अंदर से मूत्र कहां पर आएंगे? मूत्र वाहिनी के माध्यम से मूत्राशय के अंदर। और इसके अंदर यहाँ पर 2 प्रकार की नलिकाएं दिखाई दे रही हैं, एक लाल कलर की और एक नीले कलर की। जो लाल कलर की नलिका है, इस नलिका को हम क्या कहेंगे? धमनी। इन दोनों ही नलिकाओं में रक्त का प्रवाह होता है। और ये जो नीले कलर की नलिका है, इस नलिका का नाम क्या रखा जाएगा? शिरा। तो धमनी और शिरा नाम की 2 नलिकाएं दिख रही हैं जिनमें ब्लड यानी रक्त बह रहा है। ये नलिकाएं किसके अंदर प्रवेश कर रही हैं? दोनों ही नलिकाएं दोनों तरफ से यहाँ देख रहे हैं कि किडनी के अंदर प्रवेश कर रही हैं। इसका मतलब क्या? रक्त किडनी के अंदर जाता है और रक्त से 2 नलिकाएं यहाँ पर बाहर किससे जुड़ी है? मूत्राशय से। ये समझ में आ। अब हम किडनी की कुछ आकृति देखते हैं। इसकी लंबाई कितनी होगी? किडनी की लंबाई लगभग में इसकी लंबाई होगी 10 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई होगी वो होगी लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर और इसकी जो मोटाई होगी वो मोटाई होगी लगभग 2.5 सेंटीमीटर। तो किडनी के बारे में ये कुछ सामान्य सा परिचय है। इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, मोटाई कितनी है। लंबाई का मतलब ये कितना लंबा है, चौड़ाई का मतलब ये कितना चौड़ा है, मोटाई मतलब इधर से बगल से मापेंगे कि ये कितना मोटा है किडनी। तो ये सब सामान्य परिचय है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सामान्य संख्या, ये सब तो लिखेंगे, इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। आकार कैसा दिखाई दे रहा है? हल्का कत्था आकृति का दिखाई दे रहा है, कत्थे कलर का या हल्के लाल रंग का, हल्के भूरे रंग का, ऐसा कुछ लिख देंगे हम। तो ये सब समझ में आ गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं इनकी संरचना के बारे में। पहले इस चैप्टर में हम कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। ये तो हम समझ गए किडनी के बारे में। अब यहाँ 2 प्रकार की जो नलिकाएं हैं, एक धमनी और एक शिरा। धमनी के माध्यम से, धमनी में किस प्रकार का रक्त होगा ये भी हम जान लेते हैं। हम यहाँ ऑक्सीजन पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। धमनी के अंदर किस प्रकार का रक्त होगा हम इस संदर्भ में बात कर रहे हैं कि उसमें अपशिष्ट पदार्थ मिले होंगे कि नहीं, यानी जिसे हमें मूत्र के साथ बाहर निकालना है वो मिले होंगे कि नहीं। ये जान लो कि हमें मूत्र के रूप में शरीर से बाहर किसे निकालना है। कुछ पदार्थ जो शरीर के अंदर बने उनका नाम क्या है? यूरिया व यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल, ये कुछ पदार्थ हैं यूरिया और यूरिक अम्ल। इनका निर्माण कहाँ पर हुआ? किडनी के। इनका निर्माण कहाँ पर हुआ? शरीर के अंदर। अब ये मिले कहाँ हुए हैं? शरीर के अंदर बना। मुख्य रूप से इनका निर्माण वो यकृत करता है। यकृत निर्माण किया, उसके बाद ये अभी तक ब्लड में ही मिले हुए हैं। यूरिया यूरिक अम्ल कैसे पदार्थ है? हानिकारक पदार्थ। इन्हें हमें शरीर से बाहर निकालना है, मतलब उत्सर्जन करना है, लेकिन अभी ये ब्लड में मिले हुए हैं। तो ब्लड से अलग करेगा कौन? अलग करके यहाँ पर मूत्राशय में कौन भेजेगा? भेजेगा किडनी। तो किडनी करेगा क्या? अपशिष्ट पदार्थ को अलग करके यहाँ पर भेजेगा और जो भी जरूरी पदार्थ हैं उन्हें ब्लड में ही मिले रहने देगा। ब्लड में सभी प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं। उसमें से हम जो पहले लाल वाली नलिका की बात कर रहे हैं, इस लाल वाली नलिका के अंदर कुछ शुद्ध पदार्थ भी मिले हैं और कुछ अशुद्ध पदार्थ भी मिले हैं। अब यहाँ शुद्ध और अशुद्ध का मतलब क्या है? शुद्ध पदार्थ का मतलब जितने भी पोषक तत्व पाए जाते हैं, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम,
जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वो सब शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आएंगे। अशुद्ध पदार्थ के अंदर ये सभी आएंगे, यूरिया, यूरिक अम्ल, जिन्हें हमें शरीर से बाहर निकालना है। ये सभी धमनी के अंदर, इस लाल वाली नलिका के अंदर मिले होंगे। लाल वाली नलिका दोनों किडनी में प्रवेश किया है, इसका मतलब यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, दोनों ही किडनी के अंदर। अब ब्लड के साथ ब्लड में ही क्या मिले हुए हैं, सब शुद्ध पदार्थ भी मिले हुए हैं, अशुद्ध पदार्थ भी मिले हुए हैं। तो शुद्ध पदार्थ और ये सभी अशुद्ध पदार्थ कहाँ चले जाएंगे, किडनी के अंदर। हमें करना क्या है, शुद्ध पदार्थ को ब्लड के अंदर रखना है, और जो ये दोनों अशुद्ध पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, इन्हें हमें ब्लड से बाहर निकालना है और कहाँ पर भेजना है, मूत्राशय के अंदर, मूत्र के रूप में उस अपशिष्ट पदार्थ को हमें अलग करना है। तो यही प्रक्रिया करेगा कौन, किडनी। किडनी के अंदर इस लाल वाली नलिका के माध्यम से यानी धमनी के माध्यम से दोनों प्रकार के पदार्थ शुद्ध और अशुद्ध कहाँ प्रवेश करेंगे, किडनी के अंदर। अब किडनी के अंदर कुछ संरचनाएं छोटी छोटी पाई जाएंगी, ये करेंगी क्या, दोनों को अलग कर देंगी, और जो अपशिष्ट पदार्थ होगा, खराब पदार्थ, उसे पानी के साथ मिला करके मूत्र के रूप में यहाँ पर भेज देंगी, मूत्रवाहिनी के माध्यम से कहाँ पर भेज देंगी, मूत्राशय के अंदर। यहाँ पर आ जाएगा अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में। और जो जरूरी पदार्थ होगा उसे ब्लड में ही मिले रहने देंगे, और इस दूसरी नीले वाली नलिका के माध्यम से, सिरा के माध्यम से वापस ब्लड में ही मिला देंगे। तो जो जरूरी पदार्थ है ब्लड में ही रह जाएगा, जो खराब पदार्थ है अलग होकर यहाँ आ जाएगा। चलिए अब हम किडनी के अंदर की संरचना को देखते हैं। किडनी के अंदर की संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। इसके पहले हमने देखा कि ये कौन सी नलिका है, मूत्रवाहिनी। यहाँ से क्या जाएगा, मूत्र, अपशिष्ट पदार्थ मूत्राशय में। और ये कौन सी नलिका है, लाल वाली नलिका, इसका नाम क्या है, धमनी। इस नीले वाली नलिका का क्या नाम है, सिरा। इसका नाम क्या है, मूत्र वाहिनी। ये मूत्रवाहिनी जुड़ी किससे रहेगी, आगे मूत्राशय से, मतलब इस मूत्रवाहिनी में अपशिष्ट पदार्थ भेजने हैं, इस धमनी के माध्यम से कैसे पदार्थ आएंगे, सभी प्रकार के पदार्थ। इसमें शुद्ध भी मिले हुए हैं और अशुद्ध भी मिले हुए हैं, सभी प्रकार के पदार्थ इसमें घुले हुए हैं। इसके यहाँ पर सब पूरी किडनी में प्रवेश कर जाएगी, लाल वाली नलिका के माध्यम से फैल जाएगी, और यहाँ से अलग हो जाएगा अपशिष्ट पदार्थ यानी अशुद्ध पदार्थ, यहाँ चला जाएगा आगे मूत्रवाहिनी के माध्यम से, और सिरा के माध्यम से जो ब्लड वापस लौटेगा उसमें केवल शुद्ध पदार्थ होंगे। तो ये आपको समझ में आया कि अशुद्ध शुद्ध दोनों प्रकार के पदार्थ प्रवेश करेंगे। शुद्ध पदार्थ सिरा के माध्यम से वापस ब्लड में ही लौट आएगा, और अशुद्ध पदार्थ मूत्रवाहिनी के माध्यम से आगे चला जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो लाल वाली संरचना है, लाल वाली नलिकाकार संरचना यानी धमनी, और जो नीले वाली नलिकाकार संरचना है, दोनों ही साथ साथ जुड़ी हुई हैं, अगल बगल ही पाई गई हैं, और ये चारों तरफ किडनी में फैली हुई हैं। यहाँ कुछ इस प्रकार यहाँ किनारे किनारे पर आप देख रहे होंगे जुड़ी होंगी, पूरे जाल के रूप में चारों तरफ फैली हुई हैं। इसके अलावा कुछ अन्य संरचनाएं भी हम इसमें देखेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ संरचना पाई जाएगी, यहाँ पर चारों तरफ ऐसी बहुत सी संरचना भरी होगी, यहाँ बीच बीच में उन संरचनाओं को हम कहेंगे वृक्काणु। किडनी को क्या कहेंगे, किडनी को कहेंगे वृक्क। वृक्क के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं हैं, उन्हें क्या कहेंगे, वृक्काणु, या इसे हम क्या कहेंगे, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, किडनी के अंदर कुछ छोटी छोटी संरचनाएं हैं। ये वृक्काणु है क्या, वृक्क का छोटा रूप यानी किडनी का छोटा रूप। किडनी क्या करेगा, मूत्र का निर्माण करेगा। किडनी के अंदर क्या पाई गए हैं, वृक्काणु यानी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन भी क्या करेंगे, मूत्र का निर्माण। इनके अंदर लाखों की संख्या में नेफ्रॉन पाए जाएंगे। ये सभी नेफ्रॉन कम मात्रा में मूत्र को ब्लड से अलग करेंगे। सभी नेफ्रॉन मिल करके एक किडनी जितना मूत्र का निर्माण करेंगे। तो इसी हिसाब से हम कह देते हैं किडनी क्या करता है, मूत्र का निर्माण। किडनी के अंदर पाया क्या गया है, कुछ संरचनाएं जिनका नाम क्या है, वृक्काणु। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये आप समझ गए, ये पूरी संरचना जो आप देख रहे हैं, इनके बारे में कुछ और परिचय है। जैसे किडनी के अंदर ये बाहर का आप आवरण देख रहे होंगे, बाहरी भाग,
इस बाहरी भाग का नाम रखा जाता है, किडनी के इस बाहरी भाग को कहा जाता है कॉर्टेक्स। और जो इसके बीच वाला इसके बीच में यानी मध्य में जो भाग पाया जाता है, इन भाग को कहते हैं मेड्यूला। तो दो भाग आपको नाम याद रखने हैं, कॉर्टेक्स क्या है, ऊपरी भाग या किनारे वाला भाग, मेडुला मध्य का भाग। मेडुला के बीच में यहाँ त्रिभुजाकार आकृति यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, इनके बीच बीच में कुछ यहाँ पर गैप दिखाई दे रहा, इन गैप में चारों तरफ क्या भरा होगा, नेफ्रॉन। तो आगे हम नेफ्रॉन की संरचना के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ये है नेफ्रॉन की संरचना। ये जो संरचना पूरी पाई गई है, इसमें आपको दिख क्या रहा है, ये नीले कलर की नलिका, लाल कलर की नलिका और एक दूसरे अलग प्रकार पीले कलर की नलिका दिख रही होगी। ये लाल और नीले कलर की नलिका क्या है, यही नलिकाएं हैं जो यहाँ पर प्रवेश करी हैं और चारों तरफ इनका जाल यहाँ पर फैला हुआ है। ये नीली वाली नलिका, लाल वाली नलिका दोनों अगल बगल पाई गई हैं। यहीं पर इनके बीच में क्या भरा हुआ है, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन से ये नलिकाएं जुड़ी होंगी, वही संरचना है, नेफ्रॉन की संरचना है। ये जो पीले कलर की नलिका दिखाई दे रहा है नेफ्रॉन है, इसके अगल बगल नीले और लाल रंग की नलिका दिखाई दे रही है। ये नीले वाली नलिका क्या है, ये है धमनी, और ये लाल वाली नलिका क्या है, धमनी, और नीले वाली नलिका क्या है, सिरा। ये हमने अभी इसके पहले पढ़ा। ये जो पूरी संरचना पीले आकार की दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या है, वृक्काणु, या इसी का दूसरा नाम क्या है, वृक्क नलिका। इसी को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन करेगा क्या, मूत्र का निर्माण। किडनी की इकाई है, जो किडनी कार्य करेगा वही नेफ्रॉन कार्य करेगा। नेफ्रॉन कम मात्रा में मूत्र का निर्माण करेगा, लाखों की संख्या 8-10 लाख नेफ्रॉन लगभग एक किडनी के अंदर पाए जाएंगे, तो सभी मिल करके मूत्र का निर्माण करेंगे। अभी हमने पढ़ा क्या, यहाँ पर कौन से पदार्थ मिले हुए हैं, शुद्ध भी मिला हुआ है और अशुद्ध भी मिला हुआ है। सिरा से कौन सा पदार्थ लौटता है, केवल शुद्ध पदार्थ। सिरा में अशुद्ध पदार्थ नहीं रहते। यहाँ हम ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे हैं कि ऑक्सीजन मिला रहेगा कि नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम यूरिया और यूरिक अम्ल, जो दो पदार्थ के नाम हमने इसके पहले बताए थे, यूरिक अम्ल व यूरिया, ये दोनों ही क्या हैं, अशुद्ध पदार्थ है। ये सब धमनी के माध्यम से अशुद्ध पदार्थ के रूप में आए थे, इन्हें हमें बाहर निकालना है। और ये जो पीले आकार की संरचना दिख रही है, ये नलिकाकार संरचना दिख रही है, ये नलिकाकार संरचना आगे किससे जुड़ी होती है, ये जुड़ी होती है मूत्र नलिका या मूत्र वाहिनी से। मूत्र वाहिनी से किस प्रकार जुड़ी होगी, इसके पहले हमने देखा यहाँ क्या, ये क्या है, मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी देखो, इसके अंदर से पीछे से कुछ इस प्रकार की यहाँ संरचना दिखाई दे रही होगी, मतलब यहाँ पर बीच में फैला हुआ है। और यहीं पर चारों तरफ क्या पाया गया है, यहाँ यहाँ यहाँ, ये चारों तरफ क्या पाया गया है, यहाँ पर पाए गए हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से जुड़ी हुई ये जो पीले आकार की संरचना है, पीले आकार की नलिका दिखाई दे रही है, ये पीले आकार की नलिका भी यहीं होगी, और ये पीले आकार की नलिका आकर के इसमें खुली होगी, इन सब में, इस नलिका के अंदर। अब ये नलिका क्या है, मूत्रवाहिनी। तो मतलब जो भी पदार्थ होगा वो इसके अंदर आ सकता है। यहाँ से जो भी पदार्थ आ रहा है मूत्रवाहिनी के में जा सकता है, फिर मूत्रवाहिनी से आगे मूत्राशय में जा सकता है। चलिए अब हम इसकी क्रियाविधि को समझते हैं, और इसमें ये जो चित्र में दिख रहा है इसका नामकरण करते हैं। ये तो आप समझ गए कि लाल वाले में सभी प्रकार के पदार्थ खुले हुए हैं, शुद्ध भी अशुद्ध भी, और नीले वाले में केवल शुद्ध पदार्थ खुले हुए हैं। अब इनका हम नामकरण करते हैं, इन सभी का। इसमें देखो, सबसे पहले इसे हम कुछ अलग चित्र में बनाते हैं। कुछ इस प्रकार की संरचना आपको शुरुआती भाग में दिख रही होगी, कप के आकार की संरचना, इस प्रकार की संरचना यहाँ पर पीली आकृति में। इस संरचना को कहा जाता है बोमेन संपुट। ये जो कप के आकार की संरचना दिख रही है,
कीपाकार संरचना, कुछ त्रिशूल जैसी आकृति की संरचना दिख रही है, इसे कहते हैं बोमेन संपुट। इस बोमेन संपुट के अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं जो धमनी है, लाल कलर की नलिका है, लाल कलर की नलिका इसके अंदर यहाँ पर प्रवेश की रहती है, एक तरफ से प्रवेश की है, यहाँ से लाल कलर की नलिका ये प्रवेश की है। अब प्रवेश करने के बाद इसमें कई बार यहाँ पर घूमी हुई है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि कई बार अंदर घुमा हुआ है। तो इसी संरचना को हम यहाँ बना दे रहे हैं, कई बार यहाँ पर घुमा हुआ है, जलेबी जैसा बन गया, यही है। इस संरचना का नाम क्या है जो यहाँ पर कई बार घुमा हुआ है? इसे कहते हैं केशिका गुच्छ। केशिका गुच्छ। तो केशिका गुच्छ क्या है? धमनी से बनी संरचना है, उसमें सिरा का अंश नहीं है, केवल धमनी है, गुच्छे जैसी संरचना के रूप में है। अब यहाँ से प्रवेश किया, फिर यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये बाहर निकल रही है, मतलब ये केशिका गुच्छ यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगी, बाहर निकल गई। अब इसे हम अलग रंग से दिखाते हैं, या इसे कुछ अलग यहीं पर ये केशिका गुच्छ जो था लाल कलर से दिखा देते हैं। ये क्या है? धमनी, धमनी का अंश, केशिका गुच्छ। अब जो दूसरी संरचना है, ये तो समझ में आ गया बोमेन संपुट कप के आकार की संरचना। फिर इसके आगे की संरचना आप देख रहे हैं यहाँ कुंडलित रूप में है, घूमी हुई है, यहाँ पर ये मुड़ी हुई संरचना दिखाई दे रही होगी। तो इसी संरचना को हम आगे बनाने वाले हैं। ये घूमी हुई या कुछ मुड़ी हुई संरचना दिखाई दे रही है, इस संरचना का नाम रखा गया है समीपस्थ कुंडलित नलिका। तो समीपस्थ कुंडलित नलिका क्या है? ये जो मुड़ी हुई संरचना दिखाई दे रही है, घूमी हुई संरचना, इस संरचना का नाम है समीपस्थ कुंडलित नलिका। किससे जुड़ी हुई है? बोमेन संपुट से। अब ये समीपस्थ कुंडलित नलिका आगे जाकर कुछ इस प्रकार की संरचना बनाएगी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। कुछ इस प्रकार की संरचना यू के आकार की संरचना आगे जाकर बना रही है। इस यू के आकार की संरचना को कहा जाता है लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले क्या है? ये सब नेफ्रॉन की संरचना के अंतर्गत आएंगे, यू के आकार की संरचना। फिर यही यू के आकार की संरचना जब खत्म हो जाएगी यू का आकार, उसके बाद फिर से ये संरचना कुछ ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देगी, घूमी हुई दिखाई देगी। यहाँ पर ये मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, कई बार घूमी हुई दिखाई दे रही है। इस संरचना को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाएगा दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो समीपस्थ कुंडलित नलिका आपने समझ लिया, दूरस्थ कुंडलित नलिका आपने समझ लिया। अब दूरस्थ कुंडलित नलिका जब खत्म हो जाएगी, उसके बाद ये दूरस्थ कुंडलित नलिका एक किससे जुड़ी होगी? एक दूसरी नलिकाकार संरचना से, जिसे हम सीधे इस प्रकार से दर्शा देते हैं। ये दूसरी नलिकाकार संरचना है, ये वाली। इसमें कहीं पर ऐसे कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, कई स्थानों पर पेड़ की टहनी के समान। इस संरचना का नाम क्या है? इसे कहते हैं संग्रह नलिका। इतनी संरचनाएं दिखाई दे रही यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो धमनी है आगे जाकर एक जाल जैसी संरचना के रूप में यहाँ पर फैली हुई है।
और इसके बगल में आप देख रहे होंगे कि एक नीले प्रकार की नलिका सिरा। ये किससे जुड़ी हुई है? धमनी से। ये जो संरचना आप देख रहे हैं जिसमें ये लाल वाली नलिका यानी धमनी और ये नीले वाली नलिका यानी सिरा, ये दोनों जुड़े हुए हैं। ये वाला पूरा स्थान, इस वाले स्थान को क्या कहेंगे हम? केशिका। तो केशिका क्या है? ऐसा स्थान जहाँ पर धमनी और सिरा दोनों जुड़े हुए हैं। ये क्या था? केशिका गुच्छ। ये क्या है? केशिका। इतना समझ में आया? केशिका क्या है, केशिका गुच्छ क्या है। चलिए अब हम इसके बाद इसकी क्रिया विधि को समझते हैं। हमने इसके पहले क्या क्या पढ़ा, इसे पहले हम हटा देते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा कि धमनी के अंदर शुद्ध अशुद्ध सभी प्रकार का रक्त है। जो भी रक्त आ रहा है उसमें शुद्ध अशुद्ध सभी प्रकार के पदार्थ मिले हुए हैं। मतलब इसमें से सभी पदार्थ अंदर जा रहे हैं। शुद्ध पदार्थ भी हैं, अशुद्ध पदार्थ। हमें करना क्या है? अशुद्ध पदार्थ को इस नलिका में भेजना है क्योंकि ये मूत्र नलिका से जुड़ी होगी। मतलब अशुद्ध पदार्थ कहाँ होने चाहिए? इस पीले वाली नलिका के अंदर। इस पीले वाली नलिका के अंदर से ही तो आगे जाएंगे। अशुद्ध पदार्थ कहाँ होने चाहिए? इस लाल वाली नलिका के अंदर। तभी तो लाल वाली नलिका इससे नीले वाली से जुड़ी है। इसमें अशुद्ध पदार्थ बाहर जाएंगे, शुद्ध पदार्थ बाहर जाएंगे। तो अशुद्ध पदार्थ हमें इसमें भेजना है, पीले वाली नलिका में। अशुद्ध पदार्थ इसमें नीले वाली नलिका में। अब इससे क्या जा रहे हैं? इसमें दोनों, ये लाल वाली नलिका जो है धमनी है, इसमें दोनों ही प्रकार के पदार्थ जा रहे हैं। अब जो प्रवेश कर रहा है इसका नाम भी है कि जो धमनी इसके अंदर ये प्रवेश कर रहा है, इस वाली धमनी, इसका नाम क्या है? इसका नाम कहते हैं अभिवाही धमनी। और जो प्रवेश करने के बाद ये बाहर निकल रहा है इसका नाम भी है, इसका नाम है अपवाही धमनी। धमनी से जो रक्त आ रहा है उसमें सभी पदार्थ घुले हुए हैं, शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ। अब क्या होगा कि अशुद्ध पदार्थ को हमें पीले वाली नलिका के अंदर भेजना है। जल्दी जल्दी यहाँ से सभी पदार्थ आ रहे हैं धमनी के माध्यम से, तो पीले जो भी अपशिष्ट पदार्थ होंगे वो छन कर कहाँ चले जाएंगे? इस पीले वाली नलिका के अंदर। ये जो केशिका गुच्छ है, केशिका गुच्छ से पदार्थ छन कर कहाँ जाएंगे? यहाँ पर बोमेन संपुट के अंदर यानी पीले वाली नलिका के अंदर। और जो भी शुद्ध पदार्थ हैं वो शुद्ध पदार्थ नहीं छनेंगे, कहाँ पर जाने चाहिए? यहाँ पर जाने चाहिए। शुद्ध पदार्थ ऐसे जाने चाहिए और अशुद्ध पदार्थ इस पीले वाली नलिका के अंदर जाने चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा हुआ भी कि जितने भी अधिकतर शुद्ध पदार्थ थे वो सब कहाँ रह गए? इस लाल वाली नलिका के अंदर। जो भी अशुद्ध पदार्थ थे इस पीले वाली नलिका के अंदर चले गए। लेकिन कुछ मात्रा में ऐसा हुआ, यहाँ पर जाना चाहिए था सभी अशुद्ध पदार्थों को, लेकिन कुछ मात्रा में इसमें गलती से शुद्ध पदार्थ भी चले गए। मतलब यहाँ पर केवल अशुद्ध पदार्थ होना चाहिए पीले वाली नलिका में। क्यों? क्योंकि ये आगे जाकर मूत्र नलिका से जुड़ी हुई है, इसमें सब अशुद्ध पदार्थ रहेंगे। लेकिन गलती से कुछ मात्रा में शुद्ध पदार्थ भी चले गए, बाकी ज़्यादातर अशुद्ध पदार्थ ही हैं। और इस लाल वाली नलिका के अंदर सभी शुद्ध पदार्थ होने चाहिए। अधिकतर शुद्ध पदार्थ इसमें हैं, लेकिन कुछ मात्रा में अशुद्ध पदार्थ भी हैं। मतलब इसमें हानिकारक पदार्थ भी कुछ मात्रा में घुले हुए हैं। हमें पूरी तरीके से अलग करना है। जो भी शुद्ध पदार्थ हैं शरीर के अंदर, खराब पदार्थ शरीर के बाहर। तो ये आगे जा रहे हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका से होते हुए पदार्थ आगे जा रहा है। कहाँ गया आगे? समीपस्थ कुंडलित नलिका से होते हुए यहाँ पर पदार्थ आ रहे हैं। यह यू के आकार की संरचना में पहुंच गए, यानी लूप ऑफ हेनले में। यहाँ से जो यहाँ पर क्या चला आया? यहाँ पर अधिकतर अशुद्ध पदार्थ, लेकिन कुछ मात्रा में यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कुछ मात्रा में शुद्ध पदार्थ भी है। और इस नलिका में क्या है? अधिकतर शुद्ध पदार्थ, लेकिन कुछ मात्रा में यहाँ पर अशुद्ध पदार्थ भी हैं। कुछ कुछ अभी पूरी तरीके से नहीं छना है।
तो यहाँ पर जा रहे हैं पदार्थ, लूप ऑफ हेनले में प्रवेश किया और इधर से क्या आ रहा है, लाल वाली नलिका के माध्यम से आगे क्या आ रहा है, अधिकतर शुद्ध पदार्थ इसमें घुले हुए हैं, वो सब पदार्थ भी आए। ये सब कहाँ मिल गए, ये जो यू के आकार की संरचना है इसके चारों तरफ आप जाल जैसी संरचना देख रहे हैं, इसमें पीले वाली नलिका, लाल वाली और नीले वाली सभी जुड़ी हुई हैं। लाल वाली नलिका के अंदर अधिकतर शुद्ध पदार्थ हैं, लेकिन हमें करना क्या है कि जो कुछ मात्रा में खराब पदार्थ यानी अशुद्ध पदार्थ उसमें घुले हैं उन्हें भी हमें हटाना है इस लाल वाली नलिका के अंदर से, और उस अशुद्ध पदार्थ को हमें कहाँ भेजना है, इस पीले वाली नलिका में। और जो भी अशुद्ध पदार्थ, जो भी शुद्ध पदार्थ बच जाएंगे इसके अंदर, ये पीले वाली नलिका के अंदर, उन्हें भी क्या करना है, हमें अलग करना है और किस में भेजना है, लाल वाली नलिका के अंदर। ये समझ में आया कि शुद्ध पदार्थ ब्लड में आना चाहिए, अशुद्ध पदार्थ शरीर के बाहर जाना चाहिए। तो जो पदार्थ यहाँ पर गलती से नहीं छन पाए थे, अच्छे से ना छन नहीं पाए थे, शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ, उन सभी पदार्थों की अदला बदली हो जाएगी कहाँ पर, यहाँ पर लूप ऑफ हेनले के पास, यानी जो यू के आकार की संरचना है लूप ऑफ हेनले, यहाँ पर सभी पदार्थ बदल जाएंगे। जो अशुद्ध पदार्थ हैं वो सभी अशुद्ध पदार्थ कहाँ चले आएंगे, इस वाली नलिका के अंदर। जितने भी अशुद्ध पदार्थ हैं सब इस नलिका में, और जो भी शुद्ध पदार्थ हैं वो शुद्ध पदार्थ कहाँ चले जाएंगे, सब इसके अंदर। जिनकी अदला बदली नहीं हो पाई थी वो सभी यहाँ पर हो गई। अब इस नलिका में क्या मिले हुए हैं, जो पीले आकार की नलिका है, इस पीले आकार की नलिका में मिले हुए हैं सभी अशुद्ध पदार्थ। अब ये अशुद्ध पदार्थ ऐसे आगे होते हुए दूरस्थ कुंडलित नलिका से होते हुए संग्राहक नलिका में चले जाएंगे, और संग्राहक नलिका आगे किससे जुड़ी होती है, मूत्र नलिका से, तो आगे यानी मूत्रवाहिनी से, तो मूत्रवाहिनी से किस में चले जाएंगे, मूत्राशय में। ये अपशिष्ट पदार्थ में क्या मिले हुए थे, यूरिया यूरिकम, किस रूप में जाएंगे, मूत्र के रूप में। इसमें किसकी मात्रा रहेगी, पानी की भी मात्रा रहेगी, क्योंकि इसमें रक्त तरल रूप में होता है, उसमें पानी की भी मात्रा होगी, जल की मात्रा भी उसके साथ कुछ जाएगी। अब बाकी जो शुद्ध पदार्थ है इस लाल वाली नलिका से कहाँ चले जाएंगे, नीले वाली नलिका में वापस यहाँ पर लौट जाएंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा कि अशुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ किस प्रकार से अलग होते हैं। ये पदार्थ बने कहाँ थे, बने थे यकृत के अंदर। इन्हें बनाया था लीवर ने यानी यकृत ने, लेकिन बनाने के बाद अलग नहीं किया, ब्लड में ही मिल गए ये पदार्थ। अलग किसने किया, किडनी ने। अलग करके किस रूप में बाहर किया, मूत्र के रूप में। मूत्र का निर्माण कौन करता है, किडनी। मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, किडनी। किडनी के अंदर की ये संरचना नेफ्रॉन क्या है, किडनी की इकाई। ये समझ में आया। तो उम्मीद है ये सब आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।